ऐसे तो सारी चीजें महिपाल जी जब हो, वीरेंद्र जहाँ हो, अश्वनी जहाँ हो, निरंजन जहाँ हो, कुछ बचता नहीं है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ी बातें आपके सामने रखूं। ये जो पूरा जो इस स्थानीय सरकार का और जो जो अपने आप में इंडिपेंडेंट व्यवस्था है, उसकी जो मूलभूत भावना क्या थी उस पे मैं थोड़ा ले जाना चाहूंगा, क्योंकि वीरेंद्र जी ने और धर्मपाल जी ने और अश्विनी जी और निरंजन जी, वो जो अंतर की चीजें वो सारी सही है। और सबसे पहले मूल भावना क्या थी कि जो लोगों का जो भागीदारी का जो मुद्दा था, उसमें वंचित, महिला, पिछड़े, मतलब गांव की बाउंड्री में जो भी रहता हो, चाहे वो कैसा भी जन है, उस सब की भागीदारी निर्णय में होनी चाहिए। निर्णय किस लिए? अपनी व्यवस्थाएं हर प्रत्येक जन की आकांक्षाएं और आवश्यकताओं को पूर्ति वाली होनी चाहिए। ये निर्णय की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा अपना एक कार्य क्षेत्र है, मेरे गांव का अपना एक कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र के अंदर संवैधानिक तरीके से 29 कामों का ब्यौरा दिया गया है। इसका मतलब ये कि सबसे महत्वपूर्ण ये माना गया था कि भारत में बैठे कुछ चंद जन, राज्य में बैठे कुछ चंद जन हर जन की आकांक्षा और आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकते। सो पहली बात यह है कि भागीदारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसका व्यवस्था खड़ी की गई है, कानून ने एक खाका खींचा है, एक संवैधानिक व्यवस्था की है कि दूर ले जाने की बात आएगी, शायद नहीं जा पाएंगे, इसलिए वार्ड सभा का जो एक संवैधानिक दर्जा कई राज्यों में है, कई में वैसे व्यवस्था है, और अब धीरे धीरे वो संवैधानिक ही होती जा रही है और हो भी जाएगी। यदि लोगों का अपना मांग रहेगा और सुविधा होगी उनको, तो क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। वार्ड सभा जो है, इसका मतलब यही है कि छोटी यूनिट है, सब महिला पुरुष सब उसमें बैठ सकते हैं और बगैर संकोच के अपनी पूरी उस वार्ड की आवश्यकताओं के बारे में विचार कर सकते हैं। वहां ये देखना है कि व्यवस्था अच्छी है, बट हमारे जो पंच उस वार्ड के हैं, उसका और वार्ड सभा के सदस्यों का जो अंतर का संबंध है, वो बहुत बहुत ही तालमेल वाला होना चाहिए, परस्पर सहयोग वाला होना चाहिए। क्योंकि हमारा पंच है, वो एक नेतृत्व दे रहा है उस वार्ड को, तो यदि उसकी भावना में जाए, पूरे कानून की भावना में जाए और पूरी इस स्थानीय सरकार की भावना में जाए, तो वो जो पंच के रूप में नेतृत्व का जिम्मा मिला है, वो पूरे वार्ड के लोगों को उत्साह के साथ इकट्ठा करें, उनसे जानकारी लें, उनको मौका दें। तो ये वार्ड सभा में जो चीजें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पंच उस पंच का फॉरमोस्ट दायित्व है कि वो अपने पूरे वार्ड के लोगों को प्रेरित करके, प्रेरणा देके, उत्साह देके इकट्ठा करे और उनके सारी की सारी आवश्यकताओं पे विचार करे, प्राथमिकता करे, सारी चीजें करे। जो पूरे जिले के लेवल तक होना है वो अपने वार्ड तक होना चाहिए। ये आदर्श की बात है, ये होना चाहिए। अब कहीं नहीं हो रहा, कहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे होगा, सब जगह होगा। ये बात नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन लोग प्रयासरत रहेंगे तो जरूर होगा। ये वार्ड से हम शुरू करें, ग्राम सभा पे जिम्मेवारी बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे वार्ड इकट्ठे हो जाते हैं। अब 10 वार्ड से यदि सारी योजनाएं, सारे आवश्यकताएं इकट्ठी आ रही हैं, तो वहां हमारे नेतृत्व भी बढ़ जाता है। 11 पंच हो जाते हैं, सरपंच हो जाता है, 9 हो जाते हैं, कई 7 हो जाते हैं। तो हमारे जो सहयोगी हैं, मैं तो इनको एक तरह से सहयोगी मानता हूँ, क्योंकि ये हमारे सहयोगी हैं जो चुने हुए
जो प्रतिनिधि हैं ये अपनी जनता को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आइए, बैठिए, निर्णय कीजिए और गांव के पूरी जो होलिस्टिक प्लान है उस पर विचार कीजिए और उसके संसाधनों पे विचार कीजिए और उसको अमलीजामा क्रियान्वित करने पे चर्चा कीजिए। और उसके बाद जब वो संसाधन भी आ जाए और नियम कायदे अनुसार, जो वीरेंद्र जी अभी समझा रहे थे, महिपाल जी समझा रहे थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो सारी चीजें जब आने के बाद फिर एक और सिस्टम बनाया हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं। वार्ड सभा में सब लोगों की भागीदारी होगी, कि यही कल्पना थी कि निर्णय में ये लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, निर्णय में, योजना में, उसको काम के करने में वगैरह वगैरह। अब आता है एक समितियों का दायरा भी है निरंजन, आप ध्यान दें। जब क्रियान्वित का समय आता है तो वार्ड सभा और ग्राम सभा के कुछ जन ये जिम्मा लेते हैं और सरपंच और पंच उसका नेतृत्व करते हैं और उस सारी क्रियाओं को, उस सारे काम को वो समितियां सुपरवाइज करती हैं और ये पक्का करती हैं। ये मैं सिर्फ पूरे जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क की बात करता हूँ। और वो कमेटियां अब व्यवहार में नहीं करती हैं तो वो हमारी सुस्ती की वजह से नहीं करती हैं, हमारी अपनी कमी की वजह से नहीं करती हैं। यदि हमारा वार्ड पंच और वार्ड के सदस्य, ग्राम के सारे पंचेस और सरपंचेस और ग्राम सभा के सदस्य यदि इससे वाकिफ हैं, जानकार हैं और समझदार हैं कि यस, हम सब लोग नहीं लग सकते, देख नहीं सकते सुपरवाइजर, एक कमेटी होना चाहिए, वो पक्का करेगा कि सामग्री ठीक लगे, समय पे काम हो, गुणवत्ता के साथ काम हो। ये सारी चीजें जो हैं, और उसके बाद उनकी जब अगली मीटिंग हो तो फिर रिपोर्ट पेश करें वो कमेटी। ये केरल में बहुत अच्छी व्यवस्था से चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे उत्तर भारत में भी शायद आएगा। अब सवाल आता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और चल रहा है। अब दो और स्तर हैं कि पंचायत का जो कैबिनेट है, मैं तो उसको कैबिनेट का दर्जा देता हूं, कैबिनेट के रूप में है हमारे पंचायत के सदस्य, क्योंकि वो वार्ड और ग्राम सभा की बातों को, आवश्यकताओं को, प्लान को, निर्णयों को ऊपर ले जाने का कार्य करते हैं। एक काम वो है। दूसरा, उनको कमेटियों के माध्यम से ये सुनिश्चित करते हैं कि जो कुछ निर्णय हुए संसाधनों के अनुरूप, सबको भागीदारी के साथ वो चीजें फिर लागू हों और उन चीजों का गुणवत्ता के साथ जो है पूरा काम हो। अब आता है हमारा ब्लॉक, जहाँ पे राजस्थान में उसको पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, और जिला। ये कल्पना क्या थी? देखिए, दोनों तरह की कल्पना थी कि भागीदारी मतलब कोई छूट नहीं जाए निर्णय में, और दूसरा सहयोग, दूसरा था सहयोग। हो सकता है वार्ड और ग्राम सभा के स्तर पे वो सारी तकनीक, वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो सके, तो जो हमारी ब्लॉक समिति का या पंचायत समिति का कॉन्सेप्ट है और जिला परिषद का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि वो टेक्निकल और फाइनेंशियल, मूलतः ये दो बातें मेरे दिमाग में हैं और मैं मानता हूं कि ये दो बातें लिखी भी हैं कानून में, कि अपने वार्ड, अपने ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य हैं, फंक्शंस है, या जो वो काम कर रहे हैं, उनके लिए ब्लॉक का प्राथमिकता है कि उनको यदि आवश्यकता आई है, उनकी डिमांड आई है, उनकी रिक्वेस्ट आई है और उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्लॉक पंचायत समिति का, कैबिनेट का ये जिम्मेवारी है कि उसकी व्यवस्था करे टेक्निकल, जिससे कि कोई, अब वो वास्तविक रूप में वहाँ जेई बैठे हैं और बहुत सारे बैठे हैं, यदि हमारे चुने हुए जो कैबिनेट है पंचायत समिति की, वो उनको जवाब दे करें कि देखिए वहाँ पंचायत से इस तरह की चीजें आ रही हैं, आप जाइए, उनको सहयोग कीजिए। मतलब सहयोग की दृष्टि से हम ये बात कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम जिले में जाते हैं तो जिले का दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसका मतलब कल्पना क्या है? कल्पना ये है कि जो भागीदारी और जो आवश्यकता है और जो निर्णय लिए गए हैं, सब मिलके ये काम को अंजाम तक ले जाएंगे
जिसमें एक सच्चा जमीनी लोकतंत्र की एक पूरी मंशा है, और दूसरी तरफ जो कानून में लिखा हुआ है कि एक बहुत जोरदार वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशंस या सरकार कहिए, उसकी व्यवस्था लोगों के नजदीक पहुंचने की बात है। क्योंकि यही बात कहा गया था कि पुराने पंचायती राज जो है वो अपना कारगर नहीं हो पाए, वाइब्रेंट नहीं हो पाए, लोगों की आकांक्षाएं पूरा नहीं किए, तो ये व्यवस्था को खड़ा किया गया था। अब इस व्यवस्था में भागीदारी की व्यवस्था की गई है, टेक्निकल की गई है, फाइनेंशियल की भी की गई है, क्योंकि उसके ऊपर आप जाइए तो फाइनेंशियल भारत सरकार के केंद्रीय कमीशन से भी आता है, राज्य के कमीशन से भी आता है, बट जिला परिषद का ये दायित्व बनता है कि वो जो प्लान्स है, एक और काम है वो समझने का है कि जो वार्ड सभा और ग्राम सभा और पंचायत के माध्यम से होते हुए जो प्लान्स आई हैं, वो हमारी पंचायत समिति का दायित्व है, जिम्मेवारी है कि वो अपने ब्लॉक के लेवल पे उनको इकट्ठा करे, उनको कंसोलिडेट करे और फिर पैरवी करे फाइनेंशियल जो संसाधनों के लिए। तो ये जो तालमेल है, यहाँ कोई ऐसा हिरार्की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो सिर्फ नेतागिरी करने के लिए है। ये नेतागिरी करने वाला इश्यू नहीं है। यहाँ इश्यू ये है कि हमारे जिले में यदि इतने जन हैं तो हमें मिलके वार्ड सभा, ग्राम सभा, पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति, जिला परिषद, ये जिला सरकार तक का जो खाका था वो इसीलिए था कि कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, टेक्निकल भी हो जाएगा, फाइनेंशियल भी हो जाएगा और भागीदारी और आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय और प्लान्स बन के चीजें आगे बढ़ जाएंगी। अब ये जो आपसी जो तालमेल है, ये तालमेल को समझने की जरूरत है कि एक दूसरा, जिला परिषद कोई सुपीरियर नहीं है, पंचायत समिति सदस्य कोई सुपीरियर नहीं है, सहयोगी है। ये चीजें हमें देखना है। मैं एमएलए एमपी को भी बोलता हूँ सहयोगी है, जिम्मेवारी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी है, वो कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं है उनको, वो जनता के खर्चे से चलता है सब कुछ। सो जो जनता के खर्चे से चले वो प्रिविलेज कभी नहीं हो सकता, वो ऑब्लिगेशन है, वो जिम्मेवारी है। तो उस दृष्टि से हमें इस पूरे पंचायती राज व्यवस्था कहो या लोक आधारित प्रजातंत्र कहो, इसको हमें इस दृष्टि से देखना है। और खाका भी कानून में करीबन वही है, कहीं थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, यदि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसको दूर कर लेंगे। हो सकता है किसी राज्य में 2 कदम आगे बढ़ के चल रहा है, राजस्थान प्रोग्रेसिव है, मैं मानता हूं, लेकिन यदि कोई पीछे चल रहा है तो वो भी सीखेगा, वो नहीं सीखेगा तो जनता सिखाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सारा जो वार्ड सभा से चलता हुआ ग्राम सभा से और ग्राम पंचायत से पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, ये समझने की जरूरत है, जिससे कि कोई बाहर नहीं रह जाए निर्णय से, और जो विकास की प्रक्रियाएं हैं उससे बाहर नहीं रह जाए। ये मूल बात है। बाकी और तो धर्मपाल जी और वीरेंद्र जी और अश्विनी जी और निरंजन जहां हो, मेरे को कुछ ज्यादा बोलने की समझता नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। सुंदरलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से जो इनके अंतर संबंध हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत, इनके अंतर संबंधों को और खासतौर से ग्राम सभा को और ग्राम सभा के दायित्व को, तो इस पे प्रकाश डाल के आपने बहुत सरल शब्दों में जो है विस्तार से समझाया है। और विशेष करके इनकी जो भावनात्मक जुड़ाव है इनका, कि ये इनकी जिम्मेवारी है और इनको ऐसा करना चाहिए, ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब मैं चाहूंगा कि निरंजन एक सेकेंड, ये सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये संवैधानिक ऑब्लिगेशन है, संवैधानिक मैंडेट है कि एक दूसरे के पूरक हैं ये, और ये निश्चित रूप से एक दूसरे को पूरक
करने का जो संवैधानिक व्यवस्था खड़ी की है, उसी को हम पंचायती व्यवस्था या स्थानीय सरकार या गांव सरकार, जिसका भी आप नाम देना चाहें, वो हम दे सकते हैं। लेकिन बात स्पष्ट है कि अब इसमें हम पुरानी पंचायत की कल्पना को छोड़ दें, हम स्वतंत्र भारत की पंचायत व्यवस्था या स्थानीय सरकार व्यवस्था की बात करें, जिसमें कोई महिला से परहेज नहीं, कोई दलित से परहेज नहीं, वो सब इंसान है हमारे लिए। तो महिलाओं को ना सिर्फ भागीदार बनाया जाए, बल्कि उनके जो निर्णय हैं उन निर्णयों को प्राथमिकता में रखा जाए और वंचितों के निर्णयों को प्राथमिकता में रखा जाए। ये हमारे वार्ड के पंच, हमारी पंचायत के पंच और सरपंच, पंचायत समिति के जो हमारे सदस्य और अध्यक्ष, जिला परिषद के जो सदस्य और अध्यक्ष, उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है कि वो किसी को बाहर नहीं रहने दें। ये पुराना मतलब हमने माना कि कानून इस आधार पे, लेकिन अब तो कानून का खाका खींच चुका है, अब तो वो संवैधानिक रूप ले चुका है। तो यदि ये बचने भी चाहेंगे तो बच नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो ये जब धारणा हमारे दिमाग में आएगी, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के में आएगी। और एक और बात कहने की है कि ये सब किस लिए है निरंजन, किस लिए है ये? इसीलिए है ना, पूरा देश में यदि हम 135 करोड़ है तो 135 करोड़ के लिए इतना बड़ा तामझाम है ना, जिसके लिए स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार, ये इसीलिए है कि 135 करोड़ और उसके जो चीजें हैं वो उसके जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति के लिए ये व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, वो उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए ये भावना प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का समागम है। अब उसको हमने जोर शोर से समझना है, हमारे जनता को भी समझना है और हमारे प्रतिनिधियों को भी समझना है। और प्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि वो कोई अजनबी है, हमारे ही बीच से है। एक प्रतिनिधि जब एमएलए बनता है तो व्यवहार अलग हो जाता है, जब वही सरपंच बन जाता है तो फिर उसके साथ में दृष्टिकोण दूसरा आ जाता है हमारे जो एमएलए एमपीज का। ये जो दृष्टिकोण है ये बहुत ही छोटे रूप का दृष्टिकोण है। हमें थोड़ा दृष्टिकोण थोड़ा बड़ा खींचना होगा कि हम सब एग्जिस्ट करते हैं, हम सब का जो अस्तित्व है वो इसीलिए है कि एक दूसरे को और अपने कार्य क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाएं, उसको हम कितना बढ़िया से चला सकते हैं, जिससे कि कोई दुखी और कोई किसी भी तरीके से वंचित ना रहे।